उपमेय उपमान वाले उपमेय उपमान का जो संबंध वाले कर्मधारय समास है उसका एक उदाहरण ले लीजिए। इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान संबंध वाले कर्मधारय समास में पूर्व पद के स्थान पर कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान आ जाता है। जैसे उपमेय उपमान में जैसे भुजदंड, भुज धन दंड, भुजदंड और दंड के समान भुजा। कर कमल, कर कमल, कर धन कमल, कमल के समान हाथ या कमल के समान कर। ऐसे अब हम बात करते हैं इसके दूसरे तत्पुरुष के दूसरे उपविभाग के बारे में, उपभेद के बारे में। और वो उपभेद क्या है, द्विगु समास। पहला हमारा उपभेद था कर्मधारय और दूसरा हमारा उपभेद है द्विगु। द्विगु उपभेद के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये बहुत ही बढ़िया और आसानी से याद रहने वाला है। देखिए, चूंकि द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए। इसलिए इसका भी पूर्व पद गौण और उत्तर पद ही प्रधान होता है। द्विगु समास का कर्मधारय समास में सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। कैसा विशेषण होता है, संख्यावाची। जबकि कर्मधारय समास का पूर्व पद अन्य कोई भी विशेषण हो सकता है। ठीक है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्विगु समास का उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है। यदि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी यह कर्मधारय समास कहलाएगा। अब एक उदाहरण से समझिएगा। पंचतंत्र समस्त पद हमारे पास में है। पंचतंत्र, पांच है तंत्र जो, ये कर्मधारय समास है। और अगर हम बात करते हैं पांच तंत्रों का समाहार, तो ये क्या हो गया, पांच तंत्रों का समाहार। समाहार का मतलब समूह आ रहा है ये, तो समूह के लिए हमारे पास में ये हो जाएगा द्विगु समास। और अगर हम पंचतंत्र का दूसरा करते हैं, विग्रह करते हैं, तो इस विग्रह कर्मधारय समास के अंतर्गत इसको किस तरह से इसका विग्रह होगा, पांच है तंत्र जो। चलिए एक और अच्छे से समझिए। चतुर्भुज, चतुर्भुज का अगर हम विग्रह करते हैं, चार भुजाएं हैं जो, तो चार भुजाएं हैं जो, तो ये कर्मधारय समास हो गया। और चार भुजाओं का समाहार, ये हो गया हमारा द्विगु समास। द्विगु समास के एक दो उदाहरण और देख लीजिएगा। जैसे पंजाब, ये बहुत ही कई बार ये पूछा जाता है। पंजाब पांच आबू यानी कि नदियों का समूह है। ठीक है। एक और ले लीजिएगा, त्रिकोण, तीन कोनों का समाहार। यानी समूह और अथवा समाहार के बारे में बात करते हैं तो वहां पे सदैव ही द्विगु समास होता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। फिर हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ये समास का दूसरा प्रकार है। अभी हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा, तत्पुरुष समास के भेद पढ़े, तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़े, और अब समास का दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि समास की खास विशेषता ये है कि दोनों ही पद गौण होते हैं। बहुब्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है। तो फिर प्रधान क्या होता है, यानी न तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद परस्पर मिलकर किसी बाहरी पद के बारे में कहते हैं। यानी तीसरा पद ही प्रधान होता है। जो पद नवीन निर्माण होता है वो तीसरा बाहरी जो पद है वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूं मैं, त्रिलोचन शब्द। अब इस त्रिलोचन शब्द की रचना पर हम ध्यान देते हैं, कैसे बना है ये। त्रि और लोचन, दो पद है इसमें। पूर्व पद है त्रि और उत्तर पद है लोचन। पूर्व पद और उत्तर पद यानी त्रि और लोचन, इन त्रिलोचन के योग से हमारे पास में शब्द बनता है, समस्त पद बनता है त्रिलोचन। त्रिलोचन में दोनों पदों को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है तीन नेत्र। यदि इसका सही विग्रह किया जाए तो विशेषण तीन और विशेष लोचन, भाई हमारा तीन लोचन यानी तीन नेत्र, तीन आंखें वाला,
त्रिलोचन। तो इसमें पहला जो है उसमें संख्यावाची है और विशेष्य है, और लोचन के कारण ये लोचन जो है ये विशेष्य है। तो यहाँ हमारा जो विशेषण और विशेष्य का संबंध होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो यदि विग्रह 3 लोचनों का समाहार किया जाए तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यदि इसका विग्रह किया जाए कि 3 है नेत्र जिसके, अर्थात जो यही उदाहरण जैसे बहुब्री समास का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में त्रि तथा लोचन दोनों का पद मिलकर तीसरा पद महादेव का की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको ठीक से समझने के लिए हमें देखना है कि दोनों पद गौण हो जाते हैं, और अगर हम संख्या के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा कर्मधारय, और अगर हम इसी शब्द का, इसी पद का विग्रह करते हैं कि 3 है नेत्र जिसके, अर्थात वो कौन है, इसमें त्रि और नेत्र दोनों ही गौण हो गए, दोनों पद ही गौण है। तो तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, जो 3 नेत्र वाला है वो कौन है, तो वो बाहर का है, और बाहर का है तो वो कौन, क्या शब्द है, वो है जो विशेषता बताने वाला जो है दोनों, वह है महादेव। यानी ये बहुब्री समास का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में त्रि और लोचन दोनों पद मिलकर तीसरे पद यानी कि महादेव की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए बहुब्री समास यहाँ बनता है। और देखते हैं जैसे तिरंगा, 3 रंग है जिसके, ये 3 रंग किसकी विशेषताएं हैं, 3 रंगों के बारे में हम बात करते हैं तो वो कोई किसी और चीज की प्रधानता है इसमें, न तो समास पद में दोनों पदों से मिलकर बना है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसी तीसरी चीज की बता, भारतीय ध्वज की बता रहा है। ये विषधर, विष को धारण किया है जिसने, किसने धारण किया है विष को, विष को धारण किया है शिव ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम जो दोनों पद गौण होकर के तीसरे कोई खास पद के बारे में विशेषता बताते हैं तो वो वहां पर हमारे पास में बहुब्री समास आएगा। अब हम बात करते हैं समास के तीसरे प्रकार के बारे में, जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद गौण नहीं होते, बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते। देखिए इसमें कितनी बढ़िया, बिल्कुल उल्टा है इसमें, कि हमने बात करी है बहुब्री समास में जिसमें दोनों पद ही गौण होते हैं, लेकिन द्वंद्व समास में हम देखते हैं कि दोनों पद ही गौण नहीं होते, बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पद को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक या योजक, या जो उनको आपस में जोड़ने वाली जो कड़ी है, वो जो अवयव है, उसमें वो जोड़ने के लिए जो योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है और, तथा, या। ये 3 शब्द हैं जो मोटे तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। पहला शब्द जैसे द्वंद्व समास में 2 पदों के, जैसे पूर्व पद है और उत्तर पद है, इन दोनों का जो योजक चिन्ह है, जो समुच्चय बोधक अवयव है, वो है, पहला शब्द है और, दूसरा है तथा, और तीसरा है या और अथवा आदि शब्दों को हटा दिया जाता है, और विग्रह करते समय इनको हम क्या करते हैं, पुनः दोनों शब्दों के, दोनों पदों के बीच में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जोड़ दिया जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसे माता पिता। माता और पिता, जब हम इस समस्त पद को देखते हैं, माता डैश पिता, जो माता पिता समस्त पद होता है उसमें डैश है, और इसको विग्रह करते हैं तो हम इसमें जोड़ देते हैं और शब्द को हम इसमें जोड़ देते हैं। जैसे अनधन, ये अनधन जो है एक समस्त पद है, और जब इस समस्त पद का, अनधन का जब हम विग्रह करते हैं तो अन्न और धन, अन्न और जल, अन्न जल हो सकता है, अन्न धन हो सकता है। तो इसको जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें हम करेंगे अन्न और जल। ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। अब चौथा और अंतिम जो हमारा समास का प्रकार है वह है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय यानी कि अविकारी शब्द होता है, अव्यय मतलब अविकारी शब्द, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव, इस यथासंभव पद है हमारे पास, यथा और समय,
यथा समय, यथा और संभव। इसमें क्या है, इसमें जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया है यथा समय, इसमें यथा पद और समय के योग से बना है यथा पद। इसका पूर्व पद यथा अव्यय है और इसका जो उत्तर पद, इसका विग्रह होगा तो इसमें विग्रह होगा तो समय के अनुसार, यानी कि अव्यय जो है यथा जो है उसमें हम करेंगे समय के अनुसार। अव्ययी भाव समास के जैसे अपन एक दो उदाहरण लेते हैं। आजीवन, आ जो है वो है अव्यय, आ शब्द जो है अव्यय शब्द है। और इस समस्त पद में जो आ धन जीवन, समस्त पद में क्या है आजीवन, आ धन जीवन, जो आ है वो हमारा अव्यय है। तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा इसका, जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर, भरपूर एक शब्द है हमारा, समस्त पद है हमारे पास में भरपूर, भर धन पूर। इसमें भरपूर में अव्यय हो जाएगा भर, पूर्व पद क्या हो गया, पूर्व पद है भर, ये पूर्व पद अव्यय है और दूसरा है पूर्व, तो पूरा भरा हुआ। इसी प्रकार से हम एक और समस्त पद लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं अनुरूप। अनुरूप में अनु पूर्व पद है, रूप उत्तर पद है। पूर्व पद अनु और उत्तर पद रूप, अनुरूप। इन दोनों को जब हम विग्रह करते हैं तो जो प्रथम पद है अनु वह अव्यय है और दूसरा पद है वह विग्रह करते हुए बनेगा रूप के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन का प्रति अव्यय हो जाएगा और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो दिन दिन हर दिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। प्रतिदिन हम कई बार ये समझ बैठते हैं कि यहाँ पे द्वंद्व समास है प्रतिदिन, लेकिन यहाँ पे प्रथम पद है पूर्व पद जिसको हम कहेंगे वह प्रति, और जो दिन है वह उत्तर पद है, ये पूर्व पद है अव्यय है और इसका विग्रह करते हैं तो ये बनता है दिन डैश दिन, यानी हर दिन। अब ये चारों हमने समास पढ़ लिए हैं। इन चारों समासों में हम ध्यान देते हैं कि इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है और इस फर्क के आधार पर ही हम इनको समझने से बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं, तो इनके अंतर को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या भेद है, आप बताइए, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इनकी जो कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है, इन विशेषताओं को हमें ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कर्मधारय समास की क्या खासियत है। कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची, कर्मधारय में पहला वाला जो पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक। विशेषण के अलावा कोई भी विशेषण होता है, यानी कर्मधारय समास में संख्यावाचक विशेषण के अलावा कोई भी विशेषण होता है। और दूसरा इसमें द्विगु में क्या है, द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, द्विगु में संख्यावाचक होता है, कर्मधारय में संख्यावाचक नहीं होता है, कोई और विशेषण होता है। दूसरा इसमें भेद है, पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है, समझ में आया ना, कर्मधारय में गुणवाचक विशेषण होता है और द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक ही होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम देखते हैं कि विग्रह करते हैं तो उसमें उत्तर पद के साथ समूह समाहार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ऐसे जब हम इसका द्विगु समास के अंदर जब विग्रह करते हैं तो उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। समझ आ गई बात। एक उदाहरण से समझाती हूँ, मैंने आपको बताया भी है त्रिलोचन के बारे में। 3 नेत्र, तो 3 नेत्र संख्यावाचक हो गया तो कर्मधारय, और 3 नेत्रों का समाहार, समाहार वाला है तो वो हो गया द्विगु। एक और चौराहा, 4 राहें, 4 ये संख्यावाची हो गया इसलिए कर्मधारय है, और 4 राहों का समाहार, ये समाहार अंत में प्रयोग हुआ है तो ये हो गया द्विगु, यानी अंत में जो समाहार शब्द का प्रयोग होता है वह द्विगु में ही होता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अंतर कई बार ध्यान होना चाहिए वो है द्विगु और बहुब्रीहि समास में।
इनमें कुछ अंतर है, वो है द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद गौण होता है। पहला पद द्विगु समास में पहला पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जबकि बहुब्री समास में क्या होता है, बहुब्री समास में समस्त पद के दोनों पद ही गौण होते हैं और तीसरा कोई बाहर का ही जो पद जो जो विशेषता जिसके बारे में बता रहे हैं ना, वो प्रधान होता है। यानी कि जो गौण है और तीसरा बाहरी पद है वह प्रधान होता है। दूसरा इसका अंतर है, द्विगु में क्या होता है, समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे अभी 3 त्रिलोचन, चौराहा, 4 राहें, ये हमने बात करी है। और अपन ने बताया 4 समूह और ये 4 भुजाओं का समाहार, 4 राहों का, 3 नेत्रों वाला, 3 नेत्रों में 3 नेत्रों का समूह है, ये है। तो इसमें क्या है, दूसरा जो अंतर बता रहे हैं, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, जबकि बहुब्री समास में समस्त पद के दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। भाई किसी भी हाल में बहुब्री में तो किसी बाह्य व्यक्ति का, बाह्य वस्तु का, बाह्य स्थान का, यानी उसकी कोई दोनों पद मिलकर के विशेषता बताएंगे तो वहां पे हमेशा बहुब्री समास ही होगा। विग्रह, अच्छा, द्विगु समास में फिर एक और अंतर ये भी है कि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला समाहार, 4 राहों का समाहार बताया, एक बताया 3 नेत्रों का समाहार, 4 भुजाओं का समाहार, मतलब समाहार या समूह इस तरह से होता है, वहां पे हमेशा द्विगु समास होता है। ये मुख्य हमारे भेद है। आज के लिए इतना ही। यदि कोई पूछना चाहे तो आप बेशक मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।